नमस्कार, सत श्री अकाल और स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत सारे सवाल रखने जा रहा हूँ। वो सवाल जो हम सब से जुड़े हुए हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले जो हाशिए पे लोग हैं उनसे जुड़े हुए सवाल हैं। पहला, जाति होती क्या है, कहाँ से उत्पन्न होती है और आपकी जाति आपके अधिकारों की प्राप्ति में कितना बड़ा रोड़ा और कितना बड़ा सहारा है। क्या सच में आपकी जाति आपके अधिकारों से आपको वंचित कर सकती है? होता है क्या ऐसा? या फिर एक बस विक्टिम कार्ड खेलने का एक तरीका है और जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पहचान की राजनीति करती हैं उनका एक हथियार है वोट बैंक को बांधने का और एक अपने फेवर में, अपने समर्थन में लोगों को एकजुट करने का। क्या ये ऐसा है? या फिर आज भी ये जो जाति व्यवस्था है वो हमारे सामाजिक जो सिस्टम है, सामाजिक जो वृक्ष जिसको बोलते हैं, उसको ऊपर से लेके नीचे तक जकड़ी हुई है? क्या है ये? और न्यायपालिका पे जातिवाद कितना हावी है? क्या वहाँ पे भी ब्राह्मणवाद है? ब्राह्मणवाद जो लेफ्ट लिबरल्स यूज़ करते हैं, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, वर्चस्व की जो लड़ाई है अलग अलग जातियों की, क्या ये भी न्यायपालिका को प्रभावित कर रही हैं? चलिए, इन सब सवालों को हम किससे, कब और कैसे पूछते हैं, इसी बात पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपको जवाब कैसा मिलेगा। अगर आप एक पढ़े लिखे शहर में रहने वाले, कॉर्पोरेट जॉब करने वाले इंसान से पूछेंगे तो उसको तो ये सब चीज़ें पता भी नहीं होंगी। आपको लगता है कि आज भी समाज में छुआछूत है? बिल्कुल नहीं, 0%। वहीं आप अगर किसी गांव में जाएं जहां पे जो जाति संबंधित द्वंद्व और प्रतिद्वंद खुलकर सामने हैं, वहां जाइएगा तो आपको एक पूरी तरह से अलग कहानी सुनने को मिलेगी। डेली मारेंगे, डेली गाली देंगे। हम लोग इतना मजबूत बन गए कि आज भी 10 डंडा मारेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो इसी को हम अलग अलग चरणों में विभाजित करेंगे और आपको 3 पॉइंट्स में 3 नज़रियों को आपके समक्ष रखेंगे। चलिए, टेक 1 में आपको दिखाते हैं कि कैसे इस मुद्दे पे एक अम्बेडकराइट, एक लेफ्ट लीनिंग जर्नलिस्ट अपना वक्तव्य रखेगा या अपने विचार रखेगा। तो पहला लेफ्ट से शुरू करते हैं। लेफ्ट, नमस्कार। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने गूगल किया है दलित लिख के या फिर SC ST लिख के? क्या मिलता है आपको उत्तर? गूगल के आप 5, 6, 7, 8 अगर ऑप्शन देखेंगे जब आपको ये सर्च में बार में दिखते हैं तो उसमें ये लगता है कि यूपी में एक लड़की की शादी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उस गांव के जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो होने नहीं दे रहे हैं, घर पे पत्थर फेंक रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर एरिया से, एक चिन्हित एरिया से ये नहीं चाहते कि वो लड़की की जो बारात है वहाँ से गुजरे। ये 21वीं सदी की हेडलाइन है और 1-2 साल पहले की नहीं, कल ही की हेडलाइन है। 18 तारीख, द हिंदू फ्रंट पेज। आपके पास ये खबरें आती हैं और ये इक्का दुक्का खबरों की बात नहीं है, ये हर रोज हेडलाइंस बनती हैं। कभी नेशनल पेपर्स के स्टेट पेजेस तक ही सीमित रह जाती हैं अगर बड़ा हुआ मुद्दा तो, नहीं तो छोटे जो इलाकाई न्यूज़पेपर्स हैं वहीं पे सीमित रह जाती हैं, कोई पूछता नहीं। देश के अलग अलग कोनों से रोज ऐसी खबरें आती रहती हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर समाज के लोग, ट्राइबल, जनजाति, OBC, दलित अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं उनके जान माल का कोई नुकसान हो रहा है, कहीं उनकी भूमि अधिग्रहण हो रही है और वो जब रोड्स पे उतरते हैं, सड़कों पे उतरते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं और ये खबरें आपके पास आती भी नहीं होंगी। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर मुद्दों में ये जो लोग हैं वो लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? वो लड़ उन लोगों के खिलाफ रहे हैं जिनके हाथ में
आज का मुख्य धारा का मीडिया है। मुकेश अंबानी से रिश्तों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी मेरे बहुत अच्छे मित्र। चलिए, मीडिया और खबरों को कैसे आप तक नहीं आने दिया जाता है उसकी बात हम कभी और करेंगे, डिटेल में करेंगे और एक अच्छे एग्जाम्पल डेटा वेटा के साथ करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका पूरी तरह से एक तरफा तरीके से अपर कास्ट डोमिनेटेड है। अलग अलग अगर स्टडीज़ की माने तो 1989 तक लगभग 90% जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में वो अपर कास्ट के। यहाँ तक कि यूनियन गवर्नमेंट ने भी ये बात मानी है कि 2018 से लेकर 19 दिसंबर 2022 तक जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जजेस की अलग अलग हाई कोर्ट्स में, उसमें से 79% जो जज हैं वो अपर कास्ट से आते हैं, अग्रणी जातियों से आते हैं। 11% ओबीसी से आते हैं। 2.8% शेड्यूल कास्ट के जो जज हैं वो अपॉइंट हुए हैं हाई कोर्ट्स में। 2.6% माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स। 10 राज्यों ऐसे हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और जिला स्तरीय जो कोर्ट्स होते हैं उनमें एक भी शेड्यूल कास्ट का जज नहीं है। वैसे ही 10 और राज्य हैं जहाँ पे ऐसे ही छोटे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, सेशन, जिला लेवल पे जो होते हैं उनमें शेड्यूल्ड ट्राइब का एक भी जज नहीं है। और वही हाल ओबीसी का है, क्योंकि ऐसे 12 स्टेट हैं जहाँ पे जो छोटे टर्मिनल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स होते हैं, उसमें ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 0 है। तो कास्ट मैटर करता है। अगर अलग अलग फैसले देखे जाएं तो वहाँ पे एक तरफा विचार रखा जाता है और एक तरफा फैसला सुनाया जाता है। अभी नवंबर में इस पिछले साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। 5 जजों की बेंच में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। वो फैसला देने वाले लोग जो थे उनमें 5 जजों की बेंच में 5 लोग अपर कास्ट थे। फैसला था क्या? 3 ने आर्थिक आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया, जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित सहित 2 जजों ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के विरोध में अपना फैसला सुनाया। ईडब्ल्यूएस जो कोटा है अदर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का, उसको सिर्फ जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक तौर पे कमज़ोर वर्ग जो जनरल कैटेगरी या फिर कहें तो अग्रणी जातियों से आते थे, उनके लिए ही सिर्फ फिक्स रखा गया, उनके लिए ही सुनिश्चित किया गया। और ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के पास SC, ST और OBC के बैकग्राउंड से जजेस नहीं थे। CT रवि और BR गवई 2 ऐसे जज हैं जो SC कम्युनिटी से आते हैं और एक OBC से आने वाले जज हैं। लेकिन ये 3 लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी ईडब्ल्यूएस कोटा पर जो कमिटी या फिर कहें बेंच निर्धारित की गई, उसमें जो 5 जज थे वो 5 अपर कास्ट थे। ऐसा ही एक फैसला लिया गया 2018 में, जहां 2 जजेस की बेंच ने, जिसमें दोनों जजेस यूयू ललित और एक और महानुभाव जज थे जो अपर कास्ट से आते थे, उन्होंने ये फैसला ले लिया कि शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब एक्ट 1989 जो कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट था, तब कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस एक्ट के तहत किसी को गिरफ्तार करने से पहले जांच की जाएगी कि गिरफ्तारी होने लायक है या नहीं। पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे। सरकार कोई भी हो, रूलिंग डिस्पेंसेशन कोई भी है, अलग अलग कमेटियां बनी हैं। 2007 में कमेटी बनी, उसके बाद इस सरकार ने भी अलग अलग जुडिशियल कमीशन बनाए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई हैं, जिसमें इन्होंने अलग अलग तरह के प्रपोजल दिए हैं। बार बार माना है कि जातिगत भागीदारी बहुत कम है, डाइवर्सिटी नहीं है। लगता है कि सरकार NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग रद्द किए जाने से नाराज है। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, ये बोलेंगे कि ये शायद कॉलेजियम सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये कॉलेजियम सिस्टम के कारण ही दूसरे जातियों के लोग, पिछड़े जातियों के लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है, नियुक्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जो कॉलेजियम सिस्टम है वो तो 1993 से प्रारूप में आया है पूरी तरह से। उसके पहले तो सरकार की भागीदारी हुआ करती थी। और आप ये समझ लें कि जो रूलिंग क्लास है उस पे भी अपर कास्ट अग्रणी जातियों का कब्जा है। अब सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में सरकार की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ध्यान दें तो जहां जहां बुद्धि और बुद्धि को प्रभावित करने वाले पोस्ट हैं वहां वहां पे SC, ST या फिर OBC के जो लोग हैं उनकी भागीदारी बहुत कम है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आप शिक्षण संस्थानों को लें तो शिक्षण संस्थानों का हाल इतना बुरा है कि वहाँ कोटा तो है, कोटा रिजर्व्ड है प्रोफेसर्स का, टीचिंग स्टाफ का, लेकिन वो उस कोटे के जो सीट्स हैं जो खाली हैं वो कितनी भरी जा रही हैं। आप DU उठा लें, आप अलग अलग प्रांतीय यूनिवर्सिटीज़ उठा लें, कॉलेजेस उठा लें, IITs उठा लें, IIMs उठा लें, तो आपको पता चलेगा कि IITs में, भारत के सभी IITs में सिर्फ 30% जो रिक्त स्थान हैं कोटा आधारित वही भरे गए हैं, बाकी खाली हैं। IIM में 60% सीट खाली हैं। और ये बाकी जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे भी वही बात है। तो क्यों जहाँ पे एक सोच वाली, जो एक बोलते हैं ना कि नैरेटिव, एक अपना अगर विचार रखें, उस विचार को आप इस बात से आप समझिए कि JNU में थोड़ा सा एक सोशलिस्ट और लेफ्ट साइड के झुकाव को आतंकवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग की उपाधि दी जा रही है अलग अलग सोर्सेस के जरिए, मीडिया संस्थान से लेकर जुडिशरी तक। तो इसीलिए जुडिशरी में भी रिजर्वेशन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी यूनिवर्सिटीज़ में है। और ये भी आवश्यक है कि अगर रिजर्वेशन है, कोटा है, तो कोटे के हिसाब से सीटों की आपूर्ति हो और वहाँ पे लोगों को गुमराह ना किया जाए। लेफ्ट का तो आपने देख लिया, अब बारी है राइट की। राइट इस मामले को कैसे देखता है? क्या वो मार्जिनलाइज्ड और पिछड़ों का हक या पक्ष लेता है, या फिर वो एक अलग ही नैरेटिव बुनता है आपके सामने? देखिए, नमस्कार। आपने ये नया शगुफा देखा टुकड़े टुकड़े और नक्सलियों का? वो ये कहना चाहते हैं कि हर जगह रिजर्वेशन दे दो। अरे भैया, स्कूल में दिया, यूनिवर्सिटी में दिया, नौकरी में दिया, कहाँ कहाँ रिजर्वेशन चाहिए? चाहते हैं SC लोग जो बोलते हैं अपना को गरीब, वो एक्चुअल में अगर उनको देखा जाए ना, वो फाइनेंशियल हालत उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। रिजर्वेशन से बुरा क्या हो सकता है? आप ये सोचिए कि अगर एक डॉक्टर है तो वो क्या चाहेगा कि वो डॉक्टर अच्छा पढ़ा लिखा हो, काबिल हो, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको अपना पोस्ट मिला हो तो वो अच्छी सर्जरी करेगा। लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो नक्सली हैं, ये जो सिंडिकेट है, ये जो लोग हैं जो लेफ्ट लिबरल कहे जाते हैं, लिबरल हैं ये लोग, ये एक ऐसा सिंडिकेट चला रहे हैं जो हर जगह ये रिजर्वेशन और ये विक्टिमहुड प्ले करता है। ये हर जगह ऐसी चीज़ें ला के अड़ंगा खड़ा करता है सरकार या फिर हमारे देश के जो इमेज है, बाहर जो छवि बनी हुई है, उसको खराब करने के लिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के सबसे बड़े चैंपियन हैं। आप ये खेल समझिए, ये करना क्या चाहते हैं ये झोलाधारी, ये बड़े बड़े विदेशों से पढ़ के आए हुए अंग्रेजी बोलने वाले लोग, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए सरकार यहाँ पे खराब है। इनको क्या पता, इन्हीं का तो राज था लगभग हमारे शिक्षण संस्थानों पे। देखिए JNU में कौन है, सारे तो लेफ्ट लिबरल्स हैं, लेफ्ट हैं, नक्सली हैं। आप यहाँ से न्यूज उठाइए और वापस जाइए। हो गया? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है? कौन बुलाया? आपको क्लियर हो गया? आपने नहीं बुलाया ना?
लेकिन फिर भी अभी भी वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो उनके पास वो हक था। वो किताबें लिखते थे, इतिहास लिखते थे और हर राजनीतिक पार्टी में इन्हीं लोगों का वर्चस्व था। अब जवाहरलाल नेहरू भी तो वही थे, लेकिन उसके बाद 70 साल हो गए। इनको ये समझना चाहिए कि ये पहली सरकार है जिसने भरपूर कोशिश की है कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा दे, जिससे रिप्रेजेंटेशन बढ़े। और ये सरकार भी एक तरह से कहें तो ये राजनीति का शिकार हो रही है। अब केंद्र सरकार ने अपील की थी, अब पहले की तरह SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी से पहले जांच नहीं होगी। आपके अगल बगल कहीं देखा है आपने जातिवाद होते हुए? आपके ऑफिस में, आपके बाजार में, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऐसा कहीं देखा है कि आपको ये पूछ के बताया जा रहा है कि अरे ये फलाना जाति से आते हैं, ये ढिमकाना जाति से आते हैं, इनको ये दो, इनको इसमें खाना दो? ये सब खत्म हो चुका है। इक्का दुक्का केसेस ऐसे गांव ग्रामीण इलाकों में आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जातिवाद है। आप देखिए हर जगह धरना दे के बैठ जाएंगे ये। इनको अब सरकार डैम बना रही है तो मेधा पाटकर खड़ी हो जाएंगी, सरकार यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री खोल रही है तो वहाँ पे ये लोग पगड़ी वगड़ी बांध के, झोला लटकाए, बैनर लेके चले आएंगे। ये देश को पीछे ले जाने की एक साजिश है। 70 सालों में देश बहुत आगे गया होता, लेकिन अब जो फैसला दे रही है एक बेंच, सुप्रीम कोर्ट की हो, चाहे हाई कोर्ट की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की हो, वो संविधान के हिसाब से दे रही है। जो धाराएं हैं, जो कानून है, उसके हिसाब से दे रही है। उसमें भैया कहाँ से आ गया बायसनेस, वहाँ से कहाँ से आ गया एक तरफा वर्चस्व? ये पूरी तरह से जनता को गुमराह करने वाली बात है। और आप देखें हमेशा अपर कास्ट के अगेंस्ट ही तो जाता है फैसला। अब बताइए कब तक चलेगा ये रिजर्वेशन? क्या ये रिजर्वेशन जायज़ है? लड़के मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और पता चलता है कि लो 27% इनके लिए फिक्स है, 15% इनके लिए फिक्स है, इतना इनके लिए फिक्स है। अगर यही वो जुडिशरी में करना चाहते हैं तो आप सोचिए कि इसके परिणाम कितने बुरे होंगे। ऐसे दिखाऊंगा आपको SC/ST वाले, दोज हु हैव कार, वो कार से आते हैं जाते हैं। ठीक है, ये सरकार तो पूरी तरह से कोशिश कर रही है। इन्होंने आते ही 2014 में उन्होंने जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर बहुत बड़ा वार किया, पूरा जोरदार, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट पास करवाया कि नहीं करवाया? और उसके बाद भी सरकार लगातार पार्लियामेंट्री कमेटियां बना रही हैं, कोशिश कर रही है कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए। वो हटेगा और फिर रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी, ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। में नहीं घुसने दिया जा रहा है, घोड़ी पे बारात नहीं जा सकती उनकी। इन छोटी मोटी घटनाओं को जो भी व्यक्ति प्रमुखता देते हैं, उनका निश्चित तौर पर वो भारत विरोधी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। तो इस धारणा में मत रहिए, आप इन चीज़ों से दूर रहिए। आप ये देखिए कि हम पहली बार आज़ादी के बाद ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे हम एक सभ्य समाज, विकसित देश और विश्व गुरु बनने की तरह अग्रसर है। स्वयं की एक रिपोर्ट आ जाती है, किसी ह्यूमन राइट ग्रुप की रिपोर्ट आ जाती है जिसमें इस सरकार को बदनाम करने के कुछ आंकड़े होते हैं। वो आंकड़े ये लेफ्ट लिबरल लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो सिंडिकेट के हिस्से हैं, वो पूरी तरह से उस पर रोना धोना, माथा पीटना करते हैं। और वो ये तय हो चुका होता है कि रिपोर्ट में भारत को एक खराब देश के तौर पर दिखाना है, इसलिए आंकड़े चाहे कैसे भी आए उसमें वो बताएंगे यही कि भारत में स्थिति बहुत खराब है। ऐसे रिपोर्ट्स पढ़िए आप। 1993 के पहले तो सरकार की भागीदारी थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, तो वहां पे क्यों नहीं इन्होंने जाके SC और ST के लोगों को बैठाया? ये तो कांग्रेस क्या थी, वो भी तो ऐसे ही आंदोलन जीवियों की ही पार्टी थी, लेकिन नहीं हुआ। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, सरकार अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़े। आप देखिए हर जगह बढ़ा रही है, आप उठा के देखिए, पूरा कहीं भी आप जाइए, किसी भी राज्य में जहाँ पे इनकी सरकार है, वहाँ पे ये वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी की यही है। तो चलिए, इनका तो चलता रहेगा, आप बस इस बात पे विश्वास रखिए कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, बनने जा रहे हैं, अग्रसर हैं। ये तीनों मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ मामलों में बन गए हैं, कुछ मामलों में अग्रसर हैं और कुछ मामलों में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, मिलते हैं फिर किसी ब्लैक को वाइट करने और वाइट को ब्लैक करने अगले एपिसोड में। तो आपने देखा कैसे अलग अलग लोगों से अगर एक सवाल पूछा जाए तो वो उनकी पृष्ठभूमि और जीवन के जो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव, उसके हिसाब से जवाब देंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी के जो विचारधारा के लोग हैं, वो इस मुद्दे पे भी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो हैं उस पे भी अलग अपने तरह से अपने वक्तव्य, विचार और टिप्पणियाँ करेंगे। तो चलिए, अब मैं पत्रकार होने के नाते आपको 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि कितना गंभीर है ये मुद्दा और क्यों इस पे वाद विवाद होना चाहिए, और सिर्फ वाद विवाद से ही काम नहीं चलेगा, इस पे कोई ठोस निर्णय सरकार और कोर्ट्स को लेना पड़ेगा। क्योंकि 70 सालों में अलग अलग रूलिंग क्लास, अलग अलग जज और कॉलेजियम सिस्टम की जो पूरी एक संरचना है, धारणा है, वो फेल रहा है मार्जिनलाइज्ड और पिछड़ों को उनका हक जुडिशरी में दिलाने। 1980 तक अगर आपको लगता है कि 1947 से 1980 तक इतना लंबा समय लग गया पहला शेड्यूल कास्ट के जज के अपॉइंटमेंट में, तो कुछ तो समस्या है हमारे सिस्टम में जो ये अपॉइंटमेंट्स करता है। तो चलिए, आपको बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। ये कॉलेजियम वर्सेस नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का मामला नहीं है, ये उससे बड़ा एक वृहद तौर पे गहराइयों में देखने लायक एक मुद्दा है। आज़ादी के बाद से अब तक हम जो अपॉइंटमेंट्स देखे हैं वो पूरी तरह से एक तरफा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पिछले 70 साल का हो, इस 10 साल का हो, या फिर अलग अलग तरह की जो सरकारें बनी, सोशलिस्ट सरकारें बनी वीपी सिंह के नेतृत्व में, चंद्रशेखर, उनके एरा में भी जो जुडिशरी है वो अछूता रहा। राजनीतिक जो उछाल था मंडल कमीशन में, उसका कोई प्रभाव नहीं हो पाया जुडिशरी पे वृहद तौर पे। समस्या ये है ना कि हम बातें बहुत करते हैं। हर सरकार 2007 में यूपीए की सरकार ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जिसने ये बात मानी कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी जो भागीदारी है वो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए, या फिर बहुत ही दयनीय है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या किसी सरकार ने पूर्ण रूप से कोशिश की कि इसका समाधान निकाला जाए? और क्यों बार बार हाई कोर्ट्स या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसे मामलों में अपना एक स्टर्न और एक तरफा रुख रखता है? अभी भी जो किरण रिजिजू और चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, कोई पत्र लिख रहा है तो उधर से ये जवाब आता है कि ये हम सर्वे सर्वा हैं कानूनी और संवैधानिक तौर पे, तो आप हमें नहीं बताइएगा कि क्या करना है। और ये जो खींचतान है जिसमें स्वादानुसार हमारे जगदीश धनखड़ जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो अपना नमक और मिर्च डालते रह रहे हैं। तो ये जो डिबेट है ये बहुत गहरा है। और अगर हम परत दर परत देखें तो जो हमारे शेड्यूल कास्ट कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत ही साफ़ हैं कि जो जनरल खाका है, जो एक कोटा, जो मंडल कमीशन या फिर जो एजुकेशन का जो आउटकम है जिसके द्वारा नौकरियों में या फिर अलग अलग अपॉइंटमेंट्स में जो रिजर्वेशन मिला है,
उसी के तर्ज पे 49.5% का रिजर्वेशन फिक्स किया जाए जुडिशरी में और उसे आगे बढ़ाया जाए। सरकार परस्यू करे, सुप्रीम कोर्ट परस्यू करे, क्योंकि देखिए कोई कितना भी कहे कि आपकी जाति का असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर 5 जजेस की बेंच है और वो एक फ़ैसला दे रही है जो एक ऐसी कम्युनिटी के हक या उसके विरोध में है, जो उससे पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है, उसके अपने पृष्ठभूमि से आने वाला कोई जज नहीं है जो उनकी भावनाओं को समझ सके। 50% जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जजेस के अक्रॉस कोर्ट्स वो अपर कास्ट के हुए हैं और 50 से नीचे कभी नहीं गया। वहीं पे अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो SC, ST, OBC, रिलीजन के हिसाब से देखा जाए, महिलाओं के भागीदारी के हिसाब से देखा जाए तो दयनीय है हालत, और जातिगत जो खाई है उसको हमेशा से बढ़ा हुआ ही देखा गया है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और कोर्ट की जो पूरी संरचना है उसमें। और इस बात से आपको वाकिफ़ होना चाहिए कि आज सबसे ज़्यादा जो ट्रायल केसेस चल रहे हैं जो अभी भी कोर्ट्स में हैं वो 73% SC, ST और OBC के लोगों के ऊपर चल रहे हैं, और जो मौत की सज़ा सुन चुके हैं या फिर मौत की सज़ा पे अग्रसर हैं उनमें भी 60% लोग SC, ST और OBC कम्युनिटी से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन का। वो होना चाहिए, उसको कैसे सुनिश्चित करना है ये सरकार को तय करना है, कोर्ट्स को तय करना है। और कॉलेजियम वर्सेस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बीच का जो विवाद है उसमें से अगर कुछ अच्छा निकल के आए तो बहुत ही अच्छा होगा लोगों के लिए और हम जैसे जागरूक नागरिकों के लिए, क्योंकि हर जागरूक नागरिक ये चाहता है कि हर सेक्शन समाज का, हर वर्ग को उसका अधिकार मिलना चाहिए और कोई भी अपने अधिकार को पाने के लिए जो जरिए हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू वो जाके अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है, वहाँ पे कोई भेदभाव ना हो। और ये सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है एक लोकतांत्रिक और आज़ाद ख्याल देश के लिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही आपसे जुड़ी हुई खबर के साथ जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ मुद्दों को उठाएगा नहीं, थोड़ा सा समाधान के करीब भी ले जाएगा। नमस्कार।